आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब, नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं बयान दर्पण की। सेंसेक्स बढ़कर 77,155 पॉइंट पर पहुंचा, जबकि निफ्टी बढ़कर 24,085 पॉइंट पर पहुंचा। गोल्ड यानी सोना घटकर 1,53,200 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी घटकर 2,50,840 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर घटकर 94.3 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल घटकर 81.5 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक बार फिर पार्टी में टूट का सामना करना पड़ सकता है। खबरें हैं कि शिवसेना के 9 में से 6 से या 7 सांसदों या तो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने वाले हैं या फिर अलग गुट बना सकते हैं। इस बीच शिवसेना यानी यूबीटी के दक्षिण मुंबई से सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा है और माना जा रहा है कि इस पत्र से सांसदों की टूट की खबरों को बल मिल रहा है। राज्यसभा सांसद और शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने एक्स पर जो पोस्ट किया है उससे यह भी पता चलता है कि पार्टी में टूट की खबरें निराधार नहीं हैं। इस मामले को लेकर शिवसेना यानी यूबीटी सांसद अनिल देसाई ने पार्टी के सभी सांसदों की दिल्ली में बैठक बुलाई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में क्षेत्रीय वर्चस्व और रेत के अवैध खनन के विवाद में मंगलवार रात भाजपा नेता को कार में जलाकर मार डाला गया। आरोपितों ने रात 11 बजे पेट्रोल डालकर फॉर्च्यूनर कार को आग के हवाले कर दिया। बुरी तरह झुलसे 2 लोगों की बाद में मौत हो गई, जबकि 2 अन्य उपचार के लिए रायपुर रेफर किए गए हैं। पुलिस ने 7 लोगों पर हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 4 मुख्य आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपित भी भाजपा से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक पर हमला किया गया था। वहीं शहीद स्मारक पर हुए एक प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके पर हमले के मामले में 5 आरोपितों को मंगलवार को स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी थी। पुलिस ने सोमवार को शांति भंग के आरोप में इन 5 को हिरासत में लिया था। अदालत ने सभी आरोपियों को 20-20 हजार रुपए के व्यक्तिगत मुचलके पर जमानत दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बंगाल में पिछले महीने हुए सत्ता परिवर्तन और नई सरकार के गठन के पश्चात 18वीं राज्य विधानसभा का पहला सत्र गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। सत्र की औपचारिक शुरुआत गुरुवार सुबह 11 बजे राज्यपाल आर.एन. रवि के अभिभाषण से होगी। अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। अगले दिन शुक्रवार को दिवंगत हस्तियों के सम्मान में विधानसभा में शोक प्रस्ताव के बाद संसदीय परंपरा के अनुसार उस दिन के लिए संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश के चलते विधानसभा की कार्यवाही स्थगित रहेगी। 22 जून सोमवार को दोपहर 12 बजे राज्य के नवनियुक्त वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता नई सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगे। 23 और 24 जून को राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में 5-5 घंटे की चर्चा होगी। 25 जून को विभिन्न विभागों की व्यय मांगों पर चर्चा के साथ सदन की कार्यवाही में कुछ दिनों के लिए अस्थायी विराम दिया जाएगा। इसके बाद बजट सत्र का दूसरा चरण 6 जुलाई से शुरू होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर सहायता के लिए संपर्क करने वाले प्रत्येक नागरिक को समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए उन्होंने साफ किया कि इस पर आने वाली कोई भी शिकायत की अनदेखी या लंबित न रहे। बैठक में साइबर अपराधों, विशेषकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से त्वरित राहत प्रदान करने के लिए स्थापित विभिन्न व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन यानी 1930 नागरिकों को साइबर अपराधों, विशेषकर वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के मामलों की सरल और त्वरित शिकायत दर्ज कराने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरी है, लेकिन इसके व्यापक आधुनिकीकरण की जरूरत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्रिटिकल मिनरल्स के चीन पर निर्भरता कम करने के लिए G7 नेताओं ने अहम कदम उठाया है।
उन्होंने बुधवार को क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को तालमेल बढ़ाने पर सहमति जताई। उन्होंने स्टॉक जमा करने के लिए तालमेल बिठाने के साथ ही इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की बड़ी भूमिका वाले एक नए सहयोग मंच के लिए योजनाएं बनाई। पश्चिम देश रक्षा, टेक्नोलॉजी और रेन्यूएबल एनर्जी के लिए जरूरी धातुओं के स्रोतों में विविधता लाने और चीनी उत्पादों पर अपनी निर्भरता कम करने की होड़ में लगे हैं। पिछले साल चीन ने जब परमानेंट मैग्नेट के निर्यात पर रोक लगाई थी तो कुछ उद्योगों का काम लगभग ठप हो गया था, जिससे दुनिया की एक ही स्रोत पर निर्भरता उजागर हुई और वैश्विक अर्थव्यवस्था में हलचल मच गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए होने वाले अंतिम समझौते की प्रतियां लीक हुई हैं। इससे पता चला है कि समझौते के बाद ईरान तत्काल होर्मुज चैनल को फिर से खोलने के लिए कदम उठाएगा। इसके बदले उसे बेरोक-टोक तेल बेचने की अनुमति मिलेगी। समझौते के तहत ईरान को कई रियायतें मिलने की संभावना है। अमेरिका और ईरान के बीच सोमवार को इस समझौते पर सहमति बनी और ई हस्ताक्षर किए गए। शुक्रवार को जेनेवा में इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बड़ा अपडेट साझा किया है, जो लाखों कर्मचारियों और संस्थानों के लिए राहत भरी खबर है। ईपीएफओ ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को लेकर एक जरूरी अपडेट जारी किया है। ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए उन पात्रता मानदंडों यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी दी है, जिनके तहत देश के कामकाजी युवा इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले वित्तीय फायदों को प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना और नियोक्ताओं यानी एम्प्लॉयर्स और कर्मचारियों यानी एम्प्लॉइज को ईपीएफ योगदान में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचें। धन्यवाद।